और जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि गांव में गब्बर सिंह आया है, क्योंकि इस शहर को गांव बना दिया 10 सालों में। आपको याद होगा प्रेमनगर में पानी की बड़ी कमी थी और मैं यहीं आया था आपके पास। प्रेमनगर लक्ष्मणपुरी में पानी की शिकायत काफी हद तक दूर करने का प्रयास मैंने किया। आज आपकी गलियों में गुच्छे हैं पानी की लाइन में। अरे भाई तो आज गुच्छे हैं आपकी गलियों में पानी की लाइन पे। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग कई बार गिर जाते हैं वहां पर। कोई 2 व्हीलर लेके जाता है तो गिर जाता है वहां पर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन ये दावे के साथ कहता हूं कि 80% से ज्यादा आपकी समस्याओं का समाधान पहले 2 साल में कर दिया जाएगा। आज मुझे एक अजीब बात पता चली कि गलियों के सीवर, बहता हुआ पानी जो हमारे दुकानदार भाई है या कारखाने जिनके हैं, वो इसलिए किया जा रहा है कि एक पूरा गिरोह है, एक पूरा गैंग है जो आपकी जमीनें हथियाने के चक्कर में यहां घूमता रहता है। और वो सोचते हैं कि ये तंग आके घर छोड़ के चले जाएंगे या दुकान छोड़ के चले जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन तमाम चीजों से राहत दिलाने में जितनी अल्लाह ताला ने मुझ में ताकत और सलाहियत दी है, उस ताकत का मैं भरपूर इस्तेमाल करूंगा। आज दिल्ली का वातावरण और देश का वातावरण जो हो गया है, हम ऐसे इलाके में रहते हैं कि 2 घर में हिंदू भाई रहते हैं और 2 घर के अंदर मुसलमान भाई रहते हैं। आज हमको जिंदा क्या चीज रख सकती है? आपसी भाईचारा और मोहब्बत। और इस मुल्क में एक मुनज्जम साजिश हो रही है कि किस तरह एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाए, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया जाए, ताकि जो मफाद प्रस्त लोग हैं वो अपनी रोटियां सेक दें। लेकिन एक आवाज है इस हिंदुस्तान में, वो आवाज है राहुल गांधी की जो नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। वो आवाज राहुल गांधी की जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर इसलिए चला कि लोग किस दिक्कत और परेशानी में। और आज आपके लिए, मेरे लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, बहनों के लिए, माओं के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए इस देश में एक ही आवाज है राहुल गांधी की, जो आंखों में आंखें डाल के मोदी को भी ललकारता है और आंखों में आंखें डाल के अरविंद केजरीवाल की भी सच्चाई सामने लाते हैं। ये वो दिल्ली है जिसको हमने 15 साल में सजाया और संवारा था। हमारी नेता शीला दीक्षित, जिन्होंने एक ऐसे शहर का निर्माण किया था कि बाहर से जब लोग आते थे तो वो ये पूछते थे ये दिल्ली कैसे इतनी तेजी से बदल गई। और 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ना तो सड़कों को ठीक रख पाई, ना गलियों को ठीक रख पाई, ना तालीम को ठीक कर पाई, ना स्वास्थ्य को ठीक कर पाई। शीला दीक्षित एक बहुत ही नर्म दिल महिला थी और मेरा सौभाग्य था कि मैं 13 साल उनकी कैबिनेट में उनका मंत्री रहा। और सरकार के जितने अहम डिपार्टमेंट है, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पावर हो, चाहे फूड सिविल सप्लाईज हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे शहरी विकास मंत्रालय हो, ये तमाम का काम मुझे संभालने को शीला जी ने दिया। और ये जो आज अरविंद केजरीवाल गुलूदगी में बोलते हैं कि हमने दिल्ली को 24 घंटे पावर दी, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने शीला दीक्षित जी का दौर देखा। जब दिल्ली के अंदर 72 घंटे लाइट नहीं आती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
और मैं पहली मर्तबा दिल्ली विधानसभा में 1993 में जीत कर गया था। उस वक्त जो विधायक थे हमारे, वो दहाड़े मार मार के बीजेपी के रोते थे और मदन लाल खुराना जी को कहते थे कि मैं घर नहीं घुस सकता क्योंकि एक हुजूम, एक भीड़ मेरे घर के बाहर खड़ी रहती है। और बहुत सारे विधायक अपने घर जाते ही नहीं थे रात। उस समस्या को सामने रखते हुए कांग्रेस की सरकार ने, शीला दीक्षित ने दिल्ली की जो बिजली थी उसका निजीकरण इसलिए किया ताकि आपको सुविधा मिल सके, आपको 24 घंटे बिजली मिल सके। अगर जो लोग 2002-2003 की दिल्ली में आए होंगे तो उन्हें याद होगा हर दुकान पे एक छोटा जनरेटर लगा रहता था जिसमें इतना धुआं निकलता था कि सांस लेना दूभर हो जाता था। भाई साहब, इतना धुआं निकलता था कि सांसें रुकने लगती। और उसके बाद जब हमने निजीकरण किया तो दिल्ली के अंदर 94% जनरेटर गायब हो गए, इन्वर्टर गायब हो गए। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैंने 24 घंटे बिजली दी। अरे तुम तो 24 घंटे पानी देने का वादा किए थे, वो पानी क्या दे रहे हो आप? जहर। लोग जहर पी रहे हैं। आज गरीब से गरीब मजदूर जो 200 रुपए कमाता है वो 60-70 रुपए का पानी खरीद के अपने बच्चों को इसलिए पिलाता है कि अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, पेट की कोई बीमारी हो गई, तकलीफ हो गई, तो उसका इलाज के लिए मैं पैसे कहां से लाऊंगा। आज दिल्ली की आबो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, यह हमारी जिंदगी की सांसें कम करती जा रही है। एक बड़ी रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य के बारे में जिसमें कहा गया दिल्ली का हर शहरी, उसकी जिंदगी 6 से 10 साल तक कम होती जा रही है। जो सांस हम लेते हैं, फेफड़ों की बीमारी। अरविंद केजरीवाल, अगर आपको याद होगा तो जब बहुत पोल्यूशन बढ़ता था और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फटकारते थे कि दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया है, तो अरविंद केजरीवाल हर चौराहे पे 10-12 लड़के लड़कियां बेचारे बेरोजगार, उनके हाथ में एक तख्ती थमाता था जिसमें उसका फोटो होता था। और वो फोटो से क्या पोल्यूशन कम हुआ? सिवाय अपनी पब्लिसिटी के लिए कि मैं लड़ रहा हूं। हर चीज में लड़ाई का यही तरीका है कि पब्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। स्वास्थ्य की सेवाओं के बजाय मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए। और मोहल्ला क्लिनिक का जो हाल था, कई क्लिनिक में मैं गया, महारानी बाग का एक क्लिनिक था, वहां घोड़े बनते थे। बहुत सारे जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक हैं, नशेड़ियों का अड्डा हो गया। मैं पूछना ये चाहता हूं, न हवा साफ, न पानी तुम दो, न सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, कारखानेदार परेशान है रिश्वत दे दे के। मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपने मौका दिया तो आपकी लड़ाई मैं और हमारे तमाम साथी जो यहाँ बैठे हैं पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और आपको इस परेशानी से निजात दिलाएंगे। ये बच्चों के बारे में बार बार मसला उठता है कि उनके लिए पैसे देने पड़ते हैं। मैं आज आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूं इस मंच से, और जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरी इस बात को संभाल के रखिएगा। इसको मैं साबित करके दिखाऊंगा कि अगर कोई आपसे हमदर्दी लगता है तो आपकी लड़ाई कैसे लड़ सकता है। आज जो हमारा विधायक है, मुझे बताइए कितनी बार इन गलियों का दौरा किया। बिल्डिंगें देखने तो रात के 2:30 बजे आते हैं। आज वो आपको और हमको परदेसी कहते हैं। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मैं स्कूल दिल्ली में गया, मैं कॉलेज दिल्ली में गया, कारोबार दिल्ली में किया, और आपका विधायक जो है, जो लोनी से यहाँ आया है, वो मुझको और आपको परदेसी कहता है। अरे हमारा पूरा तमाम लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनका मुकम्मल अधिकार है कि वो दिल्ली वाले हैं। दिल्ली एक गुलदस्ता है जहाँ मुख्तलिफ प्रांतों से आए हुए लोग
मुख्तलिफ भाषाएं बोलने वाले लोग, मुख्तलिफ धर्म से मानने वाले लोग एक झंडे के नीचे साथ खड़े होते हैं और दुख दर्द में साथ रहते हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने बात की थी भ्रष्टाचार की। आपको याद होगा जब वो सरकार में आए तो पहले तो उन्होंने कसम खाई थी कि हम जो है किसी का साथ नहीं लेंगे, और उसके बाद झोली फैलाते हुए कांग्रेस को कहा कि मैं ये वादे कर रहा हूं, 70 वादे भी निकाल के आपको भेज दूंगा कि ये 70 वादे मैं पूरे करूंगा, आप मुझे एक बार मुख्यमंत्री करेंगे। कांग्रेस ने समर्थन दिया, और वो सबसे बड़ी गलती थी हमारी, एक ऐसे शख्स को समर्थन दिया जो भ्रष्टाचार की तरफदारी करने का एक्सपर्ट बन गया था। उसको रोना भी आता है, उसको मुसीबत ज़दा भी बनना आता है, वो अपना मफलर डाल के तबीयत खराब होने के नाटक भी करता है। और आपने देखा होगा हर वादा इतने प्रेम तरीके से करता है। अभी हमारी बहनों को लाइन में लगा दी, बोला 2100 रुपये देंगे। हमारी बहनें दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, पसीने में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में फॉर्म भरती फिर रही हैं, जबकि दिल्ली की कैबिनेट ने केवल 1000 रुपये पास किए थे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर तुमने मुझे जिता दिया तो मैं आपको 2100 रुपये दूंगा। ये सौदेबाजी है हमारी बहनों और माओं के साथ। तुम खुलेआम सौदेबाजी वाली भाषा, क्योंकि यही काम अरविंद केजरीवाल ने सारी जिंदगी किया है, चाहे वो नौकरी कर रहे थे या वो अपनी एक एनजीओ चला रहे थे परिवर्तन, हर जगह इसी तरह के काम अरविंद केजरीवाल ने किए। और आज केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतरता जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से नकाब उतर रहा है, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल से भी नकाब उतर रहा है। आपने देखा होगा शराब घोटाला होता है दिल्ली में, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला कर जाते हैं, शीश महल बनवा लेते हैं। ये वो व्यक्ति है जो दिल्ली में जब आया था तो कहता था ना गाड़ी चाहिए, ना लाल बत्ती चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए, 2-3 कमरों के मकान में रहूंगा। आज 16 कमरों वाला शीश महल बना के बैठ गए। दिल्ली में जब लोग कोविड से तरस रहे थे, मर रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल का महल तैयार हो रहा था। दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए लोग जिस तरीके से घूम रहे थे अपने रिश्तेदारों के लिए, आप सब ने उस दौर को भी देखा है। जिस तरीके से हमारे लोग जो दूसरे देश के प्रांतों से यहाँ हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, नेपाल से लगता हुआ बॉर्डर हो, वो किस तरीके से, किस हालत में दिल्ली छोड़ के यहाँ से गए थे कि पैरों से खून टपक रहा था और सांसें ली नहीं जा रही थी। 1500 किलोमीटर सफर करके वो वापस पहुंचे। और उसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक नया शगुफा छेड़ दिया, क्योंकि आरएसएस के आकाओं को खुश करना था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारा कोविड जो है वो मरकज से फैल रहा है। निजामुद्दीन में जो मरकज है वो जिम्मेदार है दिल्ली में कोविड का। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मौलाना साद पे फौरन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, याद होगा आपको। और फिर अखबार और टेलीविजन में लिखा हुआ आता था कि दिल्ली में कोविड के इतने केस, मरकज के इतने केस। ये उसकी जहनियत दर्शाती है जो हम कहते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आपने देखा होगा अभी ईदगाह जो आपके बिल्कुल नजदीक है, आप भी जाते होंगे नमाज पढ़ने, ये मंत्री से सवाल पूछिए, ये विधायक से सवाल पूछिए कि कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहा था जब डीडीए के बोर्ड ईदगाह पे लगाए जा रहे थे। कहा था वो? उस समय कहा था आपका विधायक
जो कहता है मैं आपके लिए मर मिटूंगा, जब से चुनाव आया वो मर मिटने आ गया। 10 साल तक होश नहीं आया। लेकिन ईदगाह की जमीन डीडीए को दे दी गई। मैं भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं, मैं भी वक्फ बोर्ड का मंत्री रहा हूं, और मैं जानता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर, दिल्ली की सरकार की मर्जी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। कहा था आपका विधायक जब दिल्ली हाईकोर्ट में ये एफिडेविट दिया जा रहा था कि ईदगाह को छोड़ के जो उसका अतराफ चारों तरफ की जमीन है वो डीडीए की जमीन है, वो सारी जमीन जो है वो वक्फ की है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आरएसएस बीजेपी से अरविंद केजरीवाल की बहुत यारी है, और किस तरीके से उसको छुपाता है ये आप देख सकते हैं। और आज आप अगर इज्तिमा हो, ईद की नमाज हो, बकरीद ईद की नमाज हो, तो शायद डीडीए ये आदेश जारी कर दे कि अब आप पास लेके घुस पाएंगे उसमें। क्या हम ऐसी चीजें बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं कल कसाबपुरे में था और मैंने ये चुनौती दी है कि ईदगाह की लड़ाई को आखिरी मकाम तक कांग्रेस लेके जाएगी। किस तरीके से डीडीए हमारी जमीनों पर कब्जा कर सकते। आपको याद होगा सीए एनआरसी का जब मसला आया, हमारी माएं सर्दी में गर्मी में सड़कों पर दरी बिछा के बैठी रही। अरविंद केजरीवाल ललकार के अमित शाह को कहते हैं कि मुझे 1 घंटे के लिए पुलिस दे दो, इनको उठा के फेंक दूंगा मैं। और वो हुआ, अमित शाह ने वो करके दिखाया फिर, क्योंकि एक दूसरे से नूरा कुश्ती लड़ते हैं, जो काम जिसको करना होता वो करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहां इनकी फिरका परस्त ज़हनियत साफ होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश में तमाम धर्मों के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोगों का सम्मान और इज्जत की। कांग्रेस ने दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का हमेशा आवाज बुलंद अगर किसने की है तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी कोई 10 साल 12 साल पुरानी पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है, जिसने इस देश को न सिर्फ आजादी दिलवाई, लेकिन आजादी के बाद इस देश की तस्वीर बदली। इसके अंदर स्वास्थ्य के लिए एम्स जैसे अस्पताल बनाए, आईआईटी बनाई, बड़े बड़े डैम बनाए, भाखड़ा लंगर डैम, कारखाने बनाए जहां हम स्टील बनाते। आज हम सुई से लेकर जहाज तक हर चीज हम बनाते हैं, लेकिन कोसते हैं कि आजादी, जो मोहन भागवत जी कहते हैं, आजादी तो 2024 में आई जब राम मंदिर बना। मैं पूछना चाहता हूं, इससे ज्यादा बेइज्जती देश पे मर मिटने वालों की नहीं हो सकती। क्या आप उस आजादी के इतिहास, उन पन्नों को कूड़ेदान में डालते? हमारे बुजुर्गों ने, चाहे हम मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, छाती पे गोली खाकर, फांसी के फंदे चूमकर इस देश को आजाद कराया था। हम वो विरासत, और कांग्रेस पार्टी फिरका परस्तों से लड़ना बहुत अच्छी तरह जानती है। आज आम आदमी पार्टी ने कुछ दलाल छोड़ रखे हैं इलाके में, बोले अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो लोग जो आरएसएस की सपोर्ट के साथ रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ बैठे थे, आज वो हमें सबक सिखाएंगे कि फिरका परस्ती से कैसे लड़ा जाए। आज हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश के अंदर ललकार ललकार के ये बात कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, हम उन सब की आवाज हैं। जब भी किसी पे जुल्म होगा तो कांग्रेस पार्टी का हमारा नेता शेर की तरह जाता है, चाहे वो हाथरस के में दलित बेटी का बलात्कार हो, चाहे संबल के अंदर बेगुनाहों का कत्ल हो। आज आपकी आवाज उठाने के लिए सिर्फ केवल कांग्रेस पार्टी है।
अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम मंत्री विधायक सिवाय दलाली के, सिवाय लोगों को भ्रम में डाल के, आप अपने आप से पूछें कि आपकी सुविधाओं का क्या ध्यान रखा गया। मैं पिछले 1.5 साल से गली गली घूम रहा हूं। जब मैं चुनाव हारा तो कोई एक शख्स नहीं कह सकता कि मैंने उसको कहा कि तुमने मुझे चुनाव हरवा दिया, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी जमहूरियत में यकीन रखते हैं। लोग फैसला करते हैं। 5 तारीख को भी आप ही लोग को फैसला करना है कि किसको रखना है और किसको भगाना है। आप जिस तरीके से जमहूरियत को मानने वाली कांग्रेस पार्टी है, इस संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम सलाम करते हैं, जिसकी वजह से आपके और मेरे जो हुकूक हैं, जो हमारे राइट हैं, उन सब की रक्षा वो संविधान करता है। अब मोदी जी को भूत सवार हो गया कि नफरत और कैसे फैलाएं। पहले 3 तलाक से फैलाने की कोशिश की, अब वो कहते हैं यक्षा सिविल कोड लाएंगे हम, सबके लिए एक कानून होगा। ये रास्ता भी लोगों को डराने के लिए है। सरकारें, चाहे दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसने ठेका ले लिया है कि डरा डरा के लोगों से वोट लेना। वो आपको बांट के वोट लेना चाहते हैं। और मैं समझता हूं जमहूरियत जब जिंदा रहती है, जब तमाम लोग एक साथ इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ते हैं। चाहे वो फिरका परस्ती की लड़ाई हो, चाहे भ्रष्टाचारियों से लड़ने की लड़ाई हो, चाहे बेरोजगार नौजवान की लड़ाई हो, चाहे बढ़ती हुई कीमतों का जो सामना आप और हम कर रहे हैं, हमारी माँ बहनें जो घर का खर्चा चलाती हैं वो जानती हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज बहुत संजीदगी से हमको इन तमाम बातों पर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। और मुझे पूरी आशा है, मैं गली गली घूमा हूँ, छोटी से छोटी गली में गया हूँ, बहुत सारे चेहरे बेबस और मायूस हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी आधी आवाज के ऊपर ये जितने लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं, हम सब खड़े होकर आपकी आवाज बनेंगे। आने वाली 5 तारीख को अपनी आवाज को ढूंढिए। और ये डरने की जरूरत नहीं है। ये गीदड़ फपकियां देने वाले दोनों लोग हैं, चाहे राष्ट्रीय सेवक संघ हो, चाहे आम आदमी पार्टी। मुझे पता चला है कुछ कारखानदारों के यहाँ धमकी देने भी गए लोग। इस देश में ऐसा कोई बहादुर पैदा नहीं हुआ जो किसी बेगुनाह के ऊपर, मासूम के ऊपर जुल्म कर सके। हम लड़ाई लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे इसकी। मैं आखिर में आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये डर निकाल के फेंक दे अपने दिमाग से कि कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो चाहे कारखाने में आपकी समस्या हो, गली में समस्या हो, चुने हुए नुमाइंदे इसी चीज के लिए होते कि आपकी लड़ाई नहीं। जब यह सीलिंग हो रही थी, 6 घंटे के अंदर वो मसला हल हुआ। उसके बाद कोई एक शख्स का फैक्ट्री बंद नहीं हुआ। मैं आखिर में आप तमाम लोगों का बेशुक्रगुजार हूं कि आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए और पूरी ताकत के साथ 5 तारीख को हाथ के निशान पर कांग्रेस को जिताइए। कांग्रेस पार्टी है जो जिंदगी बदल सकती है। कांग्रेस पार्टी है जो संवेदनशील पार्टी है। कांग्रेस पार्टी है जिससे शीला दीक्षित निकली थी। कांग्रेस पार्टी है जिससे हम निकले हैं। आज कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। उस आवाज को मजबूत करने की जरूरत है जो पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक ललकार कर बात करते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को छू नहीं। फलस्तीन आपको याद होगा, गाजा में जिस तरीके से बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, कोई आवाज नहीं उठाया। जबकि हिंदुस्तान की पॉलिसी रही कि हम हमेशा फलस्तीन के साथ रहेंगे, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या वाजपेयी जी की रही हो। लेकिन आपने देखा होगा एक लफ्ज नहीं निकला। लेकिन प्रियंका गांधी एक बैग टांग के जाती है पार्लियामेंट में जिस पे फलस्तीन लिखा होता है
और वो पिक्चर पूरी दुनिया में वायरल होती है। ये कांग्रेस पार्टी है जो हम सबके लिए लड़ती है। मैं अपने तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस हिम्मत और ताकत के साथ हम सब ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सब जब हमारे साथ हैं तो मैं समझता हूँ कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं है जिसको जीता ना जा सके, जहाँ फतह ना पाई जा सके। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अब मैं अनिल मेहरा जी से कहूँगा वो स्वागत करें। रामलाल बंसल जी, साबिर मस्तान जी,